हेलो जी, नमस्कार, गुड मॉर्निंग, सुप्रभात। कैसे हैं आप सभी? ऑडियो वीडियो बताएं, मुझे क्लियर है? दिखाई सुनाई दे रही हूँ मैं? एक बार कंफर्म कर दें, ऑडियो वीडियो क्लियर है? चलिए जी, क्लास को स्टार्ट करते हैं। हाँ, आज हम पढ़ने वाले हैं कमलेश्वर की कहानी, दिल्ली में एक मौत। तो स्टार्ट करते हैं आज की क्लास को। आपके सिलेबस में है ये कहानी। तो पहले देखेंगे हम कमलेश्वर का जीवन परिचय। कमलेश्वर नई कहानी के प्रचारित त्रिकोण की एक महत्वपूर्ण कड़ी थे। नई कहानी का त्रिकोण यानी राजेंद्र यादव, मोहन राकेश और कमलेश्वर, इन तीनों में केवल कमलेश्वर ही ऐसे रहे जिन्होंने स्वयं को केवल कहानी उपन्यास उपन्यासों तक सीमित नहीं रखा। उन्होंने सरकारी नौकरी की और दूरदर्शन के महानिदेशक बने। स्क्रिप्ट्स और संवाद लेखक के रूप में फिल्मों से जुड़कर पैसे और शोहरत कमाई। इसी बीच इसी बीच में इन्होंने क्या किया? नई कहानियां, सारिका, गंगा तथा दैनिक जागरण जैसे पत्र पत्रिकाओं का संपादन करते हुए पत्रकारिता और साहित्य जगत से भी जुड़े रहे। आगे देखते हैं। कमलेश्वर का जन्म उत्तर प्रदेश के मैनपुरी में 6 जनवरी 1932 में हुआ था। जब वे 3 साल के थे तब उनके पिताजी का देहांत हो गया था। कमलेश्वर 7 भाई थे, मतलब 7 भाई थे ये, जिनमें से 5 का देहांत हो गया था जब वे किशोर थे। तभी उन्हें क्रांतिकारी समाजवादी दल में संदेश वाहक के तौर पर शामिल कर लिया गया था। वे क्रांतिकारियों के पत्र एक जगह से दूसरी जगह पहुंचाया करते थे। मैनपुरी क्रांतिकारियों का एक प्रमुख केंद्र था। अंग्रेजों ने आगरे पर कब्जा कर लिया था, पर मैनपुरी तब तक मुक्त था। अतः बड़ी संख्या में क्रांतिकारी वहां शरण लिया करते थे। इसी कारण से उनका क्रांतिकारियों से मिलना संभव हुआ और पार्टी में शामिल कर लिए गए। कमलेश्वर का पूरा नाम कमलेश्वर सक्सेना था। देख लेना नाम पूरा इनका। लेकिन क्रांतिकारी पार्टी में शामिल होने के कारण उनमें यह भावना बलवती हो गई थी कि जाति सूचक उपनाम इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। मतलब ऐसा नाम जो सरनेम है वो इस्तेमाल नहीं करना चाहिए जिससे जाति का पता चलता हो। तो इसलिए इन्होंने सिर्फ कमलेश्वर ही लिखना शुरू किया और ये सक्सेना नहीं लगाते थे अपने नाम के आगे। ठीक है, तो इसलिए उन्होंने अपना नाम सिर्फ कमलेश्वर रखा। प्रारंभिक पढ़ाई के पश्चात कमलेश्वर ने इलाहाबाद विश्वविद्यालय से परास्नातक की परीक्षा उत्तीर्ण की। परास्नातक मतलब मास्टर, एमए। उन्हें 2005 में पद्म भूषण अलंकरण से राष्ट्रपति महोदय ने विभूषित किया। निकाल के निकल जाओ। राष्ट्रपति महोदय ने इनको विभूषित किया था, किससे? पद्म भूषण से। कब किया था? 2005 में। ये इंपॉर्टेंट है, देख लेना इसको, कौन से पुरस्कार, कौन से सम्मान आपके लिए इंपॉर्टेंट है। ठीक है, राष्ट्रपति महोदय ने इनको विभूषित किया। उनकी पुस्तक कितने पाकिस्तान इनकी जो पुस्तक है बहुत ज्यादा प्रसिद्ध हुई थी। इस पर इन्हें क्या मिला था? साहित्य अकादमी मिला था।
और कश्मीर एवं अयोध्या आदि पर वृत्त चित्रों तथा दूरदर्शन के लिए बंद फाइल एवं जलता सवाल जैसे वृत्त चित्रों का भी लेखन निर्देशन किया। उन्होंने अनेक हिंदी फिल्मों के लिए पटकथाएं लिखी तथा भारतीय दूरदर्शन श्रृंखलाओं के लिए दर्पण, चंद्रकांता, बेताल पच्चीसी, विराट युग आदि लिखे। भारतीय स्वतंत्रता संग्राम पर आधारित पहली प्रमाणिक एवं इतिहास परक जनमंची मीडिया कथा हिंदुस्तान हमारा का इन्होंने लेखन किया। इनके कहानी संग्रहों के नाम कौन कौन से हैं देखते हैं। इनकी जो रचनाएं हैं वो भी आपके लिए इंपॉर्टेंट है। जितनी भी इन्होंने कहानियां, नाटक, जो भी उपन्यास, जो भी उन्होंने मतलब जो भी आपके राइटर हैं सिलेबस में, उन्होंने जितना भी साहित्य लिखा है वो सब आपको मतलब पढ़ना है, आपको है ना, याद होना चाहिए। जॉर्ज पंचम की नाक, राजा निर्बंसिया, मांस का दरिया, इतने अच्छे दिन, कोहरा, कथा प्रस्थान, मेरी प्रिय कहानियां। कमलेश्वर ने आत्मपरक संस्मरण भी लिखे। इनके संस्मरण पुस्तकों के नाम हैं जो मैंने जिया, यादों के चिराग, जलती हुई नदी। उनके उपन्यास कौन कौन से हैं? एक सड़क 57 गलियां, बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत बार पूछा गया है ये। लौटे हुए मुसाफिर, डाक बंगला, समुद्र में खोया हुआ आदमी, तीसरा आदमी, काली आंधी कमलेश्वर और पीली आंधी प्रभा खेतान। ठीक है, काली आंधी कमलेश्वर, काली आंधी मतलब क से कमलेश्वर, क से काली आंधी, इसको ऐसे याद रखना आपको। ठीक है, काली आंधी कमलेश्वर, क्योंकि जो एक जैसी रचना होती है उसमें कंफ्यूजन हो जाती है तो याद रखना मुश्किल होता है और एग्जाम में बिल्कुल कंफ्यूज हो जाते हैं। ठीक है, तो इसको इस तरीके से याद रखना है, क से कमलेश्वर, क से काली आंधी और पीली आंधी है प्रभा खेतान, है ना। इसको भी मैं आपको याद करने का बताती हूँ, पहले मैं याद लिख लेती हूँ। पीली आंधी प्रभा खेतान, खेतों में क्या होता है, पीली पीली सरसों होती है ना, उससे याद रख लेना आपको इसको। ठीक है, खेतान मतलब खेतों में, प्रभा खेतान की है पीली आंधी रचना। ठीक है, तो इस तरह से इसको आपको याद रखना है। आगे पढ़ते हैं, आगे देखते हैं। वही बात, आगामी अतीत, सुबह, दोपहर, शाम, रेगिस्तान, कितने पाकिस्तान ने उन्हें सर्वाधिक ख्याति प्रदान की। 74 वर्ष की उम्र में 27 जनवरी 2007 को फरीदाबाद में इनका निधन हो गया था। ठीक है, अब देखते हैं हम इनकी कहानी, दिल्ली में एक मौत। ठीक है, तो कहानी पढ़ेंगे, ध्यान से सुने आप। रचना काल हुआ, इस कहानी का रचना काल है, इस कहानी का रचना काल है 1963। प्रमुख पात्र इसके देखते हैं कौन कौन है। पहले तो लेखक इसके प्रमुख पात्र हैं। दीवान चंद है इसमें एक पात्र, वासवानी है इसमें एक पात्र और वासवानी की पत्नी है। ठीक है, फिर है अतुल मवानी, सरदार जी, धर्मा, ये इसके पात्र हैं। सारे के सारे पात्र देख लेना, पात्र पूछे जाते हैं। उद्देश्य देखते हैं, संवेदनहीन समाज का इसमें वर्णन किया गया है। महानगरीय मनोवृत्ति की अभिव्यक्ति की गई है। संवेदना शून्य मनोवृत्ति पर व्यंग्य किया गया है और वर्तमान में यंत्रवत जीवन का इसमें वर्णन किया गया है। कौन सी शैली में लिखी गई है ये कहानी? आत्मकथात्मक शैली में लिखी गई है, इसको भी आपको याद रखना है, वेरी इंपॉर्टेंट। अब देखते हैं, कहानी पढ़ना शुरू करेंगे हम। दिल्ली में एक मौत, कमलेश्वर। मैं चुपचाप खड़ा सब देख रहा हूं और अब ना जाने क्यों मुझे मन में लग रहा है कि दीवान चंद की शव यात्रा में कम से कम मुझे तो शामिल हो ही जाना चाहिए था। उनके लड़के से मेरी खासी जान पहचान है और ऐसे मौके पर तो दुश्मन का साथ भी दिया जाता है। सर्दी की वजह से मेरी हिम्मत छूट रही है, पर मन में कहीं शव यात्रा में शामिल होने की बात भीतर ही भीतर पहुंच रही है। चारों तरफ कोहरा छाया हुआ है, सुबह के 9 बजे हैं, लेकिन पूरी दिल्ली धुंध में लिपटी हुई है। सड़कें नम हैं, पेड़ भीगे हुए हैं, कुछ भी साफ दिखाई नहीं देता। जिंदगी की हलचल का पता आवाजों से लग रहा है, ये आवाजें कानों में बस गई हैं। घर के हर हिस्से से आवाजें आ रही हैं। वासवानी के नौकर ने रोज की तरह स्टोव जला दिया है।
उसकी सनसनाहट दीवार के पार से आ रही है। बगल वाले कमरे में अतुल मवानी जूते पर पॉलिश कर रहा है। ऊपर सरदार जी मूंछों पर फिक्सो लगा रहे हैं। उनकी खिड़की के पर्दे के पार जलता हुआ बल्ब बड़े मोती की तरह चमक रहा है। सब दरवाजे बंद हैं, सब खिड़कियों पर पर्दे हैं, लेकिन हर हिस्से में जिंदगी की खनक है। तिमंजिले पर वासवानी ने बाथरूम का दरवाजा बंद किया है और पाइप खोल दिया है। कोहरे में बसें दौड़ रही हैं। जू जू करते भारी टायरों की आवाजें दूर से नजदीक आती हैं और फिर दूर होती जाती हैं। मोटर रिक्शे बेतहाशा भागे चले जा रहे हैं। टैक्सी का मीटर अभी किसी ने डाउन किया है। पड़ोस के डॉक्टर के यहाँ फोन की घंटी बज रही है और पिछवाड़े गली से गुजरती हुई कुछ लड़कियां सुबह की शिफ्ट पर जा रही हैं। सख्त सर्दी है। सड़कें ठिठुरी हुई हैं और कोहरे के बादलों को चीरती हुई कारें और बसें हॉर्न बजाती हुई भाग रही हैं। सड़कों और पटरियों पर भीड़ है, पर कोहरे में लिपटा हुआ हर आदमी भटकती हुई रूह की तरह लग रहा है। वे रूहें चुपचाप धुंध के समुद्र में बढ़ती जा रही हैं। बसों में भीड़ है। लोग ठंडी सीटों पर सिकुड़े हुए बैठे हैं और कुछ लोग बीच में ही ईसा की तरह सलीब पर लटके हुए हैं, बाहें पसारे। उनकी हथेलियों में कीले नहीं, बस की बर्फीली चमकदार छड़े हैं। और ऐसे में दूर से एक अर्थी सड़क पर चली आ रही है। इसी अर्थी की खबर अखबार में है। मैंने अभी अभी पढ़ी है। इसी मौत की खबर होगी। अखबार में छपा है, आज रात करोल बाग के मशहूर और लोकप्रिय बिजनेस मैग्नेट सेठ दीवान चंद की मौत इरविन अस्पताल में हो गई। उनका शव कोठी पर ले आया गया है। कल सुबह 9 बजे उनकी अर्थी आर्य समाज रोड से होती हुई पंचकुइया शमशान भूमि में दाह संस्कार के लिए जाएंगी। और इस वक्त सड़क पर आती हुई यह अर्थी उन्हीं की होगी। कुछ लोग टोपियां लगाए और मफलर बांधे हुए खामोशी से पीछे पीछे आ रहे हैं। उनकी चाल बहुत धीमी है। कुछ दिखाई पड़ रहा है, कुछ नहीं दिखाई पड़ रहा है, पर मुझे ऐसा लगता है अर्थी के पीछे कुछ आदमी है। मेरे दरवाजे पर दस्तक होती है। मैं अखबार एक तरफ रखकर दरवाजा खोलता हूं। अतुल मवानी सामने खड़े हैं। यार, क्या मुसीबत है, आज कोई आयरन करने वाला भी नहीं आया। जरा अपना आयरन देना। अतुल कहता है तो मुझे तसल्ली होती है। नहीं तो उसका चेहरा देखते ही मुझे खटका हुआ था कि कहीं शव यात्रा में जाने का बवाल न खड़ा करते। मैं उसे फौरन आयरन दे देता हूं और निश्चिंत हो जाता हूं कि अतुल अब अपनी पेट पर लोहा करेगा और दूतावासों के चक्कर काटने के लिए निकल जाएगा। जब से मैंने अखबार में सेठ दीवान चंद की मौत की खबर पढ़ी थी, मुझे हर क्षण यही खटका लगा था कि कहीं कोई आकर इस सर्दी में शव के साथ जाने की बात ना कह दे। बिल्डिंग के सभी लोग उनसे परिचित थे और सभी शरीफ दुनियादार आदमी थे। तभी सरदार जी का नौकर जीने से भड़बड़ाता हुआ आया और दरवाजा खोलकर बाहर जाने लगा। अपने मन को और सहारा देने के लिए मैंने उसे पुकारा, धर्मा कहाँ जा रहा है? सरदार जी के लिए मक्खन लेने, उसने वहीं से जवाब दिया तो लगे हाथों लपक कर मैंने भी अपनी सिगरेट मंगवाने के लिए उसे पैसे थमा दिए। सरदार जी नाश्ते के लिए मक्खन मंगवा रहे हैं, इसका मतलब है वे भी शव यात्रा में शामिल नहीं हो रहे हैं। मुझे कुछ और राहत मिली। जब अतुल मवानी और सरदार जी का इरादा शव यात्रा में जाने का नहीं है तो मेरा कोई सवाल ही नहीं उठता। इन दोनों का या वासवानी परिवार का ही सेठ दीवान चंद के यहाँ ज्यादा आना जाना था। मेरी तो 4-5 बार की मुलाकात भर थी। अगर ये लोग ही शामिल नहीं हो रहे तो मेरा सवाल ही नहीं उठता। सामने बारजे पर मुझे मिसेस वासवानी दिखाई पड़ती हैं।
उनके खूबसूरत चेहरे पर अजीब सी सफेदी और होठों पर पिछली शाम की लिपस्टिक की हल्की लाली अभी भी मौजूद है। गाउन पहने हुए ही वे निकली हैं और अपना जूड़ा बांध रही हैं। उनकी आवाज सुनाई पड़ती है, डाशलक, जरा मुझे पेस्ट देना प्लीज। मुझे और राहत मिलती है। इसका मतलब है कि मिस्टर वासवानी भी मैयत में शामिल नहीं हो रहे हैं। दूर आर्य समाज रोड पर वह अर्थी बहुत आहिस्ता आहिस्ता बढ़ती आ रही है। अतुल मवानी मुझे आयरन लौटाने आता है। मैं आयरन लेकर दरवाजा बंद कर लेना चाहता हूँ, पर वह भीतर आकर खड़ा हो जाता है और कहता है, तुमने सुना, दीवान चंद जी की कल मौत हो गई। मैंने अभी अखबार में पढ़ा है। मैं सीधा सा जवाब देता हूँ ताकि मौत की बात आगे ना बढ़े। अतुल मवानी के चेहरे पर सफेदी झलक रही है। वह शेव कर चुका है। वह आगे कहता है, बड़े भले आदमी थे दीवान चंद। यह सुनकर मुझे लगता है कि अगर बात आगे बढ़ गई तो अभी शव यात्रा में शामिल होने की नैतिक जिम्मेदारी हो जाएगी। इसलिए मैं कहता हूं, तुम्हारे उस काम का क्या हुआ? बस मशीन आने भर की देर है। आते ही अपना कमीशन तो खड़ा हो जाएगा। यह कमीशन का काम भी बड़ा बेहुदा है, पर किया क्या जाए। 8-10 मशीनें मेरे थ्रू निकल गईं तो अपना बिजनेस शुरू कर दूंगा। अतुल मवानी कह रहा है, भाई, शुरू शुरू में जब मैं यहाँ आया था तो दीवान चंद जी ने बड़ी मदद की थी मेरी। उन्हीं की वजह से कुछ काम धाम मिल गया था। लोग कुछ मानते थे उन्हें। फिर दीवान चंद का नाम सुनते ही मेरे कान खड़े हो जाते हैं। तभी खिड़की से सरदार जी सिर निकाल कर पूछने लगते हैं, मिस्टर मवानी, कितने बजे चलना है? वक्त तो 9 बजे का था। शायद सर्दी और कोहरे की वजह से कुछ देर हो जाए। वह कह रहा है और मुझे लगता है कि यह बात शव यात्रा के बारे में ही है। सरदार जी का नौकर धर्मा मुझे सिगरेट देकर जा चुका है और ऊपर मेज पर चाय लगा रहा है। तभी मिसेस वासवानी की आवाज सुनाई पड़ती है। मेरे ख्याल से प्रमिला वहां जरूर पहुंचेगी। क्यों डशलक? प्रमिला पात्री याद रख लेना, जो जो भी पात्री इसमें आ रहे हैं देख लेना, ठीक है, ध्यान से। पहुंचना तो चाहिए। तुम जरा जल्दी हो जाओ, जल्दी तैयार हो जाओ, कहते हुए मिस्टर वासवानी बारजे से गुजर गए हैं। अतुल मुझसे पूछ रहा है, शाम को कॉफी हाउस की तरफ आना होगा? शायद चला आऊं, कहते हुए मैं कंबल लपेट लेता हूं और वह वापस अपने कमरे में चला जाता है। आधे मिनट बाद ही उसकी आवाज फिर आती है, भाई, बिजली आ रही है? मैं जवाब दे देता हूं, हाँ आ रही है। मैं जानता हूं कि वह इलेक्ट्रिक रॉड से पानी गर्म कर रहा है, इसलिए उसने यह पूछा है। पॉलिश? बूट पॉलिश वाला लड़का हर रोज की तरह अदब से आवाज लगाता है और सरदार जी उसे ऊपर पुकार लेते हैं। लड़का बाहर बैठकर पॉलिश करने लगता है और वह अपने नौकर को हिदायतें दे रहे हैं। खाना ठीक 1 बजे लेकर आना, पापड़ भून कर लाना और सलाद भी बना लेना। मैं जानता हूं सरदार जी का नौकर कभी वक्त से खाना नहीं पहुंचाता और न उनके मन की चीजें ही पकाता है। बाहर सड़क पर कोहरा अभी भी घना है। सूरज की किरणों का पता नहीं है। कुलचे छोले वाले वैष्णव ने अपनी रेडी लाकर खड़ी कर ली है। रोज की तरह वह प्लेटें सजा रहा है। उनकी खनखनाहट की आवाज आ रही है। 7 नंबर की बस छूट रही है। सूलियों पर लटके ईसा उसमें चले आ रहे हैं और क्यू में खड़े और लोगों को कंडक्टर पेशगी टिकट बांट रहा है। हर बार जब भी वह पैसे वापस करता है तो रेलगाड़ी की खनक यहां तक आती है। धुंध में लिपटी रूहों के बीच काली वर्दी वाला कंडक्टर शैतान की तरह लग रहा है और अर्थी अब कुछ और पास आ गई है। नीली साड़ी पहन लूं? मिसेस वासवानी पूछ रही हैं। वासवानी के जवाब देने की घुटी घुटी आवाज से लग रहा है कि वह
टाई की नॉट ठीक कर रहा है। सरदार जी के नौकर ने उनका सूट ब्रश से साफ करके हैंगर पर लटका दिया है और सरदार जी शीशे के सामने खड़े पगड़ी बांध रहे हैं। अतुल मवानी फिर मेरे सामने से निकला है। पोर्टफोलियो उसके हाथ में है। पिछले महीने बनवाया हुआ सूट उसने पहन रखा है। उसके चेहरे पर ताजगी है और जूतों पर चमक। आते ही वह मुझसे पूछता है, तुम नहीं चल रहे हो? और मैं जब तक पूछूं कि कहाँ चलने की वह पूछ रहा है, वह सरदार जी को आवाज लगाता है, आइए सरदार जी, अब देर हो रही है, 10 बज चुका है। 2 मिनट बाद ही सरदार जी तैयार होकर नीचे आते हैं कि वासवानी ऊपर से ही मवानी का सूट देखकर पूछता है, ये सूट किधर सिलवाया? उधर खान मार्केट में, बहुत अच्छा सिला है, टेलर का पता हमें भी देना। फिर वह अपनी मिसेस को पुकारता है, अब आ जाओ डियर। अच्छा मैं नीचे खड़ा हूं तुम आओ। कहता हुआ वह भी मवानी और सरदार जी के पास आ जाता है और सूट को हाथ लगाते हुए पूछता है, लाइनिंग इंडियन है, इंग्लिश, बहुत अच्छा फिटिंग है। कहते हुए वह टेलर का पता डायरी में नोट करता है। मिसेस वासवानी बारजे पर दिखाई पड़ती है। अर्थी अब सड़क पर ठीक मेरे कमरे के नीचे है। उसके साथ कुछ एक आदमी है, 1-2 कारें भी हैं जो धीरे धीरे रेंग रही हैं। लोग बातों में मशगूल हैं। मिसेस वासवानी जूड़े में फूल लगाते हुए नीचे उतरती है तो सरदार जी अपनी जेब का रुमाल ठीक करने लगते हैं। और इससे पहले कि वे लोग बाहर जाएं, वासवानी मुझसे पूछता है, आप नहीं चल रहे? आप चलिए मैं आ रहा हूं। मैं कहता हूं पर दूसरे ही क्षण मुझे लगता है कि उसने मुझसे कहां चलने को कहा है। मैं अभी खड़ा सोच ही रहा हूं कि वे चारों घर के बाहर हो जाते हैं। अर्थी कुछ और आगे निकल गई है। एक कार पीछे से आती है और अर्थी के पास धीमी हो जाती है। चलाने वाले साहब शव यात्रा में पैदल चलने वाले एक आदमी से कुछ बात करते हैं और कार सर से आगे बढ़ जाती है। अर्थी के साथ पीछे जाने वाली दोनों कारें भी उसी कार के पीछे सरसराती हुई चली जाती हैं। मिसेस वासवानी और वे तीनों लोग टैक्सी स्टैंड की ओर जा रहे हैं। मैं उन्हें देखता रहता हूँ। मिसेस वासवानी ने फर कॉलर डाल रखा है और शायद सरदार जी अपने चमड़े के दस्ताने पहने हैं और वे चारों टैक्सी में बैठ जाते हैं। अब टैक्सी इधर ही आ रही है और उसमें से खिलखिलाने की आवाज मुझे सुनाई पड़ रही है। वासवानी आगे सड़क पर जाती अर्थी की ओर इशारा करते हुए ड्राइवर को कुछ बता रहा है। मैं चुपचाप खड़ा सब देख रहा हूँ और अब ना जाने क्यों मुझे मन में लग रहा है कि दीवान चंद की शव यात्रा में कम से कम मुझे तो शामिल हो ही जाना चाहिए था। उनके लड़के से मेरी खासी जान पहचान है और ऐसे मौके पर तो दुश्मन का साथ भी दिया जाता है। सर्दी की वजह से मेरी हिम्मत छूट रही है पर मन में कहीं शव यात्रा में शामिल होने की बात भीतर ही भीतर पहुंच रही है। उन चारों की टैक्सी अर्थी के पास धीमी होती है। मवानी गर्दन निकालकर कुछ कहता है और दाहिने से रास्ता काटते हुए टैक्सी आगे बढ़ जाती है। मुझे धक्का सा लगता है और मैं ओवरकोट पहनकर चप्पलें डालकर नीचे उतर आता हूँ। मुझे मेरे कदम अपने आप अर्थी के पास पहुंचा देते हैं और मैं चुपचाप उसके पीछे पीछे चलने लगता हूँ। 4 आदमी कंधा दिए हुए और 7 आदमी साथ चल रहे हैं और 7वां मैं ही हूँ। और मैं सोच रहा हूँ कि आदमी के मरते ही कितना फर्क पड़ जाता है। पिछले साल ही दीवान चंद ने अपनी लड़की की शादी की थी तो हजारों की भीड़ थी। कोठी के बाहर कारों की लाइन लगी हुई थी। मैं अर्थी के साथ साथ लिंक रोड पर पहुंच चुका हूँ। अगले मोड़ पर ही पंचकुइया शमशान भूमि है। पंचकुइया शमशान भूमि याद रखेंगे नाम, आप हो सकता है ये पूछ ले। ठीक है, आगे चलते हैं। और जैसे ही अर्थी मोड़ पर घूमती है, लोगों की भीड़ और कारों की कतार मुझे दिखाई देने लगती है। कुछ स्कूटर भी खड़े हैं। औरतों की भीड़ एक तरफ खड़ी है। उनके बातों की ऊंची ध्वनियां सुनाई पड़ रही हैं। उनके खड़े होने में वही लचक है जो कनाट प्लेस में दिखाई पड़ती है।
सभी की जूड़ों की स्टाइल अलग अलग है। मर्दों की भीड़ से सिगरेट का धुआं उठ उठ कर कोहरे में घुला जा रहा है और बात करती हुई औरतों के लाल लाल होंठ और सफेद दांत चमक रहे हैं और उनकी आंखों में गरूर है। अर्थी को बाहर बने चबूतरे पर रख दिया गया है। अब खामोशी छा गई है। इधर उधर बिखरी हुई भीड़ शव के इर्द गिर्द जमा हो गई है और कारों के शोफर हाथों में फूलों के गुलदस्ते और मालाएं लिए अपनी मालकिनों की नजरों का इंतजार कर रहे हैं। मेरी नजर वासवानी पर पड़ती है। वह अपनी मिसेस को आंख के इशारे से शव के पास जाने को कह रहा है और वह है कि एक औरत के साथ खड़ी बात कर रही है। सरदार जी और अतुल मवानी भी वहीं खड़े हुए हैं। शव का मुंह खोल दिया गया है और अब औरतें फूल और मालाएं उसके इर्द गिर्द रखती जा रही हैं। शोफर खाली होकर अब कारों के पास खड़े सिगरेट पी रहे हैं। एक महिला माला रखकर कोट की जेब से रुमाल निकालती है और आंखों पर रखकर नाक सुरसुराने लगती है और पीछे हट जाती है। और अब सभी औरतों ने रुमाल निकाल लिए हैं और उनकी नाकों से आवाजें आ रही हैं। कुछ आदमियों ने अगरबत्तियां जलाकर शव के सिरहाने रख दी हैं। वे निश्चल खड़े हैं। आवाजों से लग रहा है औरतों के दिल को ज्यादा सदमा पहुंचा है। अतुल मवानी और पोर्टफोलियो से कोई कागज निकालकर वासवानी को दिखा रहा है। मेरे ख्याल से वह पासपोर्ट का फॉर्म है। अब शव को भीतर शमशान भूमि में ले जाया जा रहा है। भीड़ फाटक के बाहर खड़ी देख रही है। शोफरों ने सिगरेटें या तो पी ली हैं या बुझा दी हैं और वे अपनी अपनी कारों के पास तैनात हैं। शव अब भीतर पहुंच चुका है। मातम पुरसी के लिए आए हुए आदमी और औरतें अब बाहर की तरफ लौट रहे हैं। कारों के दरवाजे खुलने और बंद होने की आवाजें आ रही हैं। स्कूटर स्टार्ट हो रहे हैं और कुछ लोग रीडिंग रोड बस स्टॉप की ओर बढ़ रहे हैं। कोहरा अभी भी घना है। सड़क से बसें गुजर रही हैं और मिसेस वासवानी कह रही हैं, प्रमिला ने शाम को बुलाया है, चलोगे ना डियर? कार आ जाएगी, ठीक है ना? वासवानी स्वीकृति से सिर हिला रहा है। कारों में जाती हुई औरतें मुस्कुराते हुए एक दूसरे से विदा ले रही हैं और बाय बाय की कुछ एक आवाजें आ रही हैं। कारें स्टार्ट होकर जा रही हैं। अतुल मवानी और सरदार जी भी रीडिंग रोड बस स्टॉप की ओर बढ़ गए हैं और मैं खड़ा सोच रहा हूं कि अगर मैं भी तैयार होकर आया होता तो यहीं से सीधा काम पर निकल जाता। लेकिन अब तो 11:30 बज चुके हैं। चिता में आग लगा दी गई है और 4-5 आदमी पेड़ के नीचे पड़ी बेंच पर बैठे हुए हैं। मेरी तरह वे भी यूं ही चले आए हैं। उन्होंने जरूर छुट्टी ले रखी होगी, नहीं तो वे भी तैयार होकर आते। मेरे समझ में नहीं आ रहा है कि घर जाकर तैयार होकर दफ्तर जाऊं या अब एक मौत का बहाना बनाकर आज की छुट्टी ले लूं। आखिर मौत तो हुई ही है और मैं शव यात्रा में शामिल भी हुआ हूं। तो ये कहानी थी जो आपके यहाँ पे खत्म होती है, दिल्ली में एक मौत। तो जो इसमें प्रमुख पात्र है लेखक, है ना, वो अपनी स्थिति को बता रहे हैं कि जब एक मौत होती है तो इंसान कैसे वो करता है, कैसे रिएक्ट करता है, या उसके अंदर कौन सी भावनाएं होती है ना। एक तो पहले वो जाना नहीं चाह रहा है उस शव यात्रा में, बहुत अपने आप को ठंड की वजह से, है ना, कि नहीं ठंड है, नहीं जाना है, नहीं जाऊंगा, कोई बोले ना मुझे जाने के लिए, है ना। फिर वो चले भी जाते हैं। फिर वो सोचते हैं कि अब मैं ऑफिस ही ना जाऊं, है ना, दफ्तर ही ना जाऊं, बहाना बना दूं कि मौत हुई थी। तो इस तरह की मनस्थिति जो है वो मनुष्य की होती है। यही दिखाने का लेखक ने यहाँ पे प्रयास किया है। आई होप आपको कहानी अच्छी लगी होगी और नेक्स्ट क्लास में हम नेक्स्ट कहानी के साथ मिलेंगे। तो तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।